बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 3 न्यू बुक है, पेज नंबर 91 देख लीजिए आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। और इसी के अंदर फ्लावर के पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुके, और अब नीचे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और उससे आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, इनको इंशाल्लाह हम जो है वो फाइनल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको भटकना नहीं है और तरतीब से चलना है, आपको पता होना चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, तो आप बुक अपने सामने खोल के रखें, वो लाजमी है। या फिर आपके पास PDF खुला होना चाहिए। पेज नंबर वाइज बताता हूँ आपको, हर चैप्टर का हर टॉपिक जो है वो कवर करता हूँ। और पिछले 4 चैप्टर जो गुज़र चुके हैं इस बुक के, उनके भी हर टॉपिक को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया है। तो ये अब कौन सा पार्ट होने जा रहा है? रिप्रोडक्शन इस चैप्टर का। इस चैप्टर का कौन सा पार्ट होने जा रहा है? इस चैप्टर का पार्ट 8 होने जा रहा है रिप्रोडक्शन पार्ट 8। और इसके अंदर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 3। ठीक है भाई। और इससे पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 7 में, और उससे पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 6 में कौन कौन से हमने पार्ट किए हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 2। और उसमें क्या किया है हमने? फ्लावर को कवर किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। ये फ्लावर कवर हो गया था। अब पेज नंबर 91 पे ही आगे जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और 92 पेज के ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये हम कवर करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह कि पिछले टॉपिक्स को हमें कनेक्ट करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ज़रा आप क्विक रिव्यू ले लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 का। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है वो आप क्विक रिव्यू ले लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी जो है ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप गुम हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आप खड़े हुए कहाँ हैं। क्विक रिव्यू सिर्फ 1 मिनट के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 का। हमने पार्ट 1 के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन देखी थी, किंगडम्स देखे थे। हमारी ज़मीन के ऊपर जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में या 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। प्रोकैरियोटा, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ गए थे। प्रोटोक्टिस्टा, जिसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गी आ गई थी। इसके अलावा प्रोटोक्टिस्टा में ही प्रोटोजोआ भी आ गए थे, और प्रोटोक्टिस्टा के अंदर ही हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई भी आ गए थे। उसके बाद तीसरा किंगडम फंजाई, जिसके अंदर सारे मल्टीसेलुलर फंजाई आ गए थे। और उसके बाद चौथा किंगडम प्लांटी, जिसके अंदर हम मौजूद हैं। और 5वां किंगडम एनिमेलिया। तो आप अभी कहाँ खड़े हैं आपको पता होना चाहिए। आप किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद हैं, जिसमें 2 ग्रुप हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स वाले प्लांट्स को डिस्कस नहीं कर रहे आप, ट्रैकियोफाइट्स वाले प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर भी फर्दर ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वाले ग्रुप के अंदर, एंजियोस्पर्म्स जिनको नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे, ब्रायोफाइट्स को डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये क्लियरली पता होना चाहिए कि आप अभी इस वक्त किसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही टॉपिक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में भी मिलेगा। यही टॉपिक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपको
ब्रायोफाइट्स में भी मिलेगा। तो गड़बड़ नहीं करनी, आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं, उसमें मौजूद हैं। उसके बाद हमने जो है वो रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन की मिसाल समझाने के लिए मैंने केस स्टडी के तौर पे जो है वो इंसानों को लिया था, क्योंकि इंसान हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब नस्ल का बढ़ना, और फिर ये भी हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऐसी नस्ल का बढ़ना जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व हों, जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व हों। इंसानों को सामने रख के ये बात मैंने आपको समझाई थी, क्योंकि हमारा टॉपिक इंसान नहीं है, हमारा टॉपिक प्लांट्स हैं। इसलिए जब हम इंसानों को देखते हैं तो उसमें सेक्सेस सेपरेट हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग है। क्या प्लांट्स में भी ऐसा है? तो इस कंपैरिजन को समझना ज़रूरी है। प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में जो है हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक फ़ीमेल प्लांट अलग है तो मेल प्लांट जो है वो अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि एंजियोस्पर्म्स ग्रुप के अंदर हमारे पास एक ही प्लांट है और उसी के ऊपर उसी एक प्लांट का एक हिस्सा जो है वो मेल है तो दूसरा हिस्सा उसी प्लांट का फीमेल है। फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि इंसानों के कंपैरिजन को ही साथ रख के आप भटकिएगा नहीं, ज़रा इंसानों की एग्जाम्पल जो दी है ना उसको साथ लेके चलें, तब जाके आप प्लांट्स को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। फिर इंसानों की एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी कि मेल जो है, ह्यूमन बीइंग मेल यानी कि आदमी, मर्द जो है, उसके जो सेक्स सेल्स होते हैं या गैमेट्स होते हैं उनको स्पर्म्स कहा जाता है, और जो फीमेल हैं उनके जो सेक्स सेल्स हैं या गैमेट्स हैं उनको ओव्यूम्स कहा जाता है। और जब ये स्पर्म्स एंड ओव्यूम्स का मिलाप होता है तो उसके नतीजे में एक यूनाइटेड सेल बनता है, एक मुत्तहिदा सेल बनता है जिसको जाइगोट कहा जाता है। इस मुत्तहिदा सेल के अंदर दोनों के न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, फीमेल का भी मेल का भी, और यहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस आगे होता है और उसके नतीजे में एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 8 बनते हैं, 16 बनते हैं, 32, 64, 128, 256, 512 और ये सिस्टम आगे चलता है। और 9 महीने के टाइम पीरियड के अंदर एक कंप्लीट बेबी जो है वो डेवलप हो जाती है माँ के पेट में, और उसके बाद वो बेबी डिलीवर आउट होती है, दुनिया में आ जाती है। आप भी ऐसे ही आए हैं और मैं भी ऐसे ही आया हूँ। तो ये मिसाल को ज़रा सामने रखिएगा। अब प्लांट्स की तरफ चलते हैं तो एग्जैक्टली अब हम देख रहे हैं जब कि इंसानों में स्पर्म्स एंड ओव्यूम्स, स्पर्म्स सेल हैं, ओव्यूम्स भी सेल हैं। स्पर्म्स मर्दों की तरफ से आए हैं, ओव्यूम्स औरतों की तरफ से आए हैं। प्लांट्स के अंदर भी यकीनन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी स्पर्म्स एंड ओव्यूम्स जो हैं वो लाजमी बात है कि वो आएंगे। अब हमने पहले तो ये देखना था, फिर हमने ये देखा कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो कि इस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो प्लांट में हमने ये देखा कि रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं। क्या ये 4 जो आपके सामने नाम लिए हैं, क्या ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं? तो पता लगा कि नहीं, बल्कि प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है ये असल में इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इस फ्लावर के अंदर होती है। फिर हमें ये पता लगा कि इसी फ्लावर के जो 4 पार्ट हैं, पहले पार्ट को कैलिक्स कहा जाता है, दूसरे को करोला कहा जाता है, तीसरे को एंड्रोशियम और चौथे को गाइनोशियम। तीसरा और चौथा जो पार्ट है जिसको हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं, इन्हीं को बिल तरतीब रेस्पेक्टिवली मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कहा जाता है। एंड्रोशियम मेल पार्ट है और गाइनोशियम फीमेल पार्ट है। फिर हमने ये देखा कि जो मेल पार्ट है वो कैसा होता है, फीमेल पार्ट है वो कैसा होता है। और मेल पार्ट अगर ये एंड्रोशियम है जो कि आगे किससे मिलके बना है, ये एंड्रोशियम जो है स्टेमन्स से मिलके बना है, और गाइनोशियम जो है वो कार्पेल से मिलके बना है। फिर स्टेमन को हमने आगे देखा कि स्टेमन ये जो स्टिक्स की तरह के होते हैं 5-6, इनके 2 हिस्से होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है टॉप वाला उसको एंथर कहते हैं, और नीचे जो उसकी डंडी होती है उसको फिलामेंट कहा जाता है एंड्रोशियम में, स्टेमन में।
फिर गायनोशियम के अंदर कार्पेल को हमने देखा कि ये कार्पेल जो है इसके 3 हिस्से होते हैं। जो टॉप वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, उसको स्टिग्मा कहा जाता है। उसके नीचे जो लंबा सा पार्ट होता है पतला सा, उसको स्टाइल कहा जाता है। और नीचे जो सुराही की तरह गोल सा मोटा सा पार्ट होता है उसको ओवरी कहा जाता है। फिर पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि स्पर्म्स कहाँ से आ रहे हैं और ओव्यूम्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि एक बात तो तय है, फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम गायनोशियम, अगर ये जो है वो मेल और फीमेल पार्ट हैं तो यकीनन इन्हीं में से कहीं से स्पर्म्स आएंगे और ओव्यूम्स आएंगे और ये मिलेंगे आपस में दोबारा। जैसे इंसानों में देखा था कि जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद इंसानों में जैसे हमने देखा कि जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो बनने के बाद फीटस यानी कि बच्चा बनता है। बिल्कुल इसी तरह हम प्लांट्स में देखेंगे कि स्पर्म एंड ओव्यूम्स मिलेंगे और जब ये मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से एक, जैसे इंसानों में नया बच्चा आया था, इसी तरह इस एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा। लेकिन हमने यहाँ एक फ़र्क देखा कि सिर्फ जैसे इंसानों में तो बच्चा है, लेकिन प्लांट्स के अंदर सिर्फ एम्ब्रियो नहीं है, बल्कि एम्ब्रियो जो है वो किसके अंदर मौजूद है, सीड के अंदर मौजूद है। फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था कि सीड जो है उसकी मदद से एक नया प्लांट बनता है। तो ये सीड जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सीड कोट, इसकी बाहर की स्किन होती है, उसके अंदर देखें तो एंडोस्पर्म होता है। ये खाना होता है किसका, इस एंडोस्पर्म के अंदर जो छोटा सा प्लांट है जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है, जो कि एम्ब्रियो पहले जायगोट था। कनेक्शन बन रहा है ना, ये एम्ब्रियो जो छोटा सा प्लांट है सीड के अंदर, ये पहले क्या था, जायगोट था। इस छोटे से प्लांट को खाना चाहिए तो अल्लाह ताला ने इसके खाने का इंतज़ाम एंडोस्पर्म की सूरत में सीड में रख दिया। और इस एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने ऊपर जो है वो इसको हार्ड कोटिंग में कवर कर दिया, जिससे ये मौसम की गर्मी सख्ती इससे ये महफूज रहता है। सीड जो है ये टूट फूट से महफूज रहता है और उस आउटर कवरिंग को हम सीड कोट कहते हैं। पिक्चर बन रही है सारी की सारी। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें ये देखना है कि स्पर्म एंड ओव्यूम्स आए कहाँ से, फिर उनके मिलन को देखेंगे। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू में पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, हमने 2 प्रोसेस को, जो कि बेहद अहम है, अगर वो प्रोसेस आपने नहीं समझे तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वो सेल डिवीज़न का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होते हैं और सेल अपनी तादाद बढ़ाते हैं। ये सेल डिवीज़न या ये जो प्रोसेस है जिसमें सेल अपनी तादाद बढ़ाते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक को माइटोसिस कहा जाता है, दूसरे को मियोसिस कहा जाता है। और इस माइटोसिस मियोसिस को समझाने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में सोमेटिक सेल्स का बताया था कि हमारी जिस तरह इंसानों की पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बनी है और हमारी पूरी बॉडी के सेल्स जो हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। कब तक, जब हम एक छोटे बेबी होते हैं, फिर बेबी से हम बॉय या गर्ल बनते हैं और बॉय या गर्ल से हम एडल्ट बनते हैं, एडल्ट बॉय या एडल्ट गर्ल, यानी कि जवान लड़की या जवान लड़का। तो ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, बेबी से बॉय या गर्ल और बॉय या गर्ल से तीसरा स्टेप एडल्ट बॉय और एडल्ट गर्ल। बेबी के अंदर जितने सेल्स हैं सारे के सारे सोमेटिक सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है। ये बात मैंने आपको बताई थी। और जैसे ये बेबी बॉय बनता है या गर्ल बनती है, तब भी हर सेल के अंदर जो है वो उसके न्यूक्लियस में सेल्स की क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 46 ही है। लेकिन जैसे ही ये बॉय या गर्ल जो है वो एडल्ट बॉय या एडल्ट गर्ल बनता है या बनती है, तो इनकी बॉडी के अंदर एक और किस्म के सेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं, गैमिट्स कहते हैं। और अगर लड़के एडल्ट बॉय में ये बन रहे हैं तो ये स्पर्म्स कहलाते हैं, और एडल्ट गर्ल में ये बन रहे हैं सेक्स सेल्स या गैमिट्स, तो इनको ओव्यूम्स कहा जाता है। ये जो सेक्स सेल्स या गैमेट्स या स्पर्म्स एंड या ओव्यूम्स बनते हैं, ये सेल डिवीज़न की कौन सी टाइप से बनते हैं? ये मियोसिस से बनते हैं।
पहली बात। दूसरी बात, ये गैमेट्स या सेक्स सेल्स या ओव्यूम्स या स्पर्म्स बनते किन सेल्स से हैं? आपके सोमैटिक सेल्स से। आपकी बॉडी के सोमैटिक सेल्स से ही ये सेक्स सेल्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म्स या ओव्यूम्स बनते हैं। फ़र्क क्या हो जाता है? फ़र्क ये हो जाता है कि सोमैटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और सोमैटिक सेल्स की सेल डिवीज़न जो है वो माइटोसिस के ज़रिए होती है, जिससे सोमैटिक सेल्स अपनी तादाद बढ़ाते हैं। लेकिन इन्हीं सोमैटिक सेल्स से जब गैमेट्स बनते हैं या सेक्स सेल्स बनते हैं या ओव्यूम्स या स्पर्म्स बनते हैं, ये सेल जब बनते हैं तो इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद घट के 46 से 23 जो है वो हो जाती है, हाफ हो जाती है। फिर यही मैंने आपको बताई थी अगली बात कि ये सोमैटिक सेल्स जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद पूरी है, इनको डिप्लॉयड कहा जाता है। ये मैंने लिखा हुआ अभी ये कल का लेक्चर, डिप्लॉयड कहा जाता है। इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है? 46, यानी कि सोमैटिक सेल्स। और जो आपके सेक्स सेल्स हैं, गैमेट्स हैं, स्पर्म्स हैं या ओव्यूम्स हैं, उनको हैप्लॉयड सेल्स कहा जाता है। उनमें जो है वो क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है। ये मैंने लिखा हुआ भी है, 23 क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गई ये बात? अब ये जब तक आपके बात सारी जहन में नहीं है, आप नहीं समझ सकते कि आखिर एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनमें स्पर्म्स कैसे बन रहे हैं, ओव्यूम्स कैसे बन रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी ड्राइंग करूँगा मैं, ठीक है? आप भी साथ साथ ड्राइंग कीजिए, लेक्चर को साथ साथ नोट कीजिए। ये इतने आसान टॉपिक्स नहीं हैं, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो की लेंथ देख के परेशान मत हो, आपका टाइम इंशाल्लाह ज़ाया नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है स्पर्म। पहले ज़रा स्पर्म को लोकेट कर लेते हैं। हम इस फ्लावर से बाहर नहीं जाएंगे, ये याद रहे। ये जो हमने फ्लावर बनाया है, इससे हम बाहर नहीं जाएंगे। ये क्या है? ये फूल की पत्तियां हैं जिनको पीटल्स कहा जाता है, पीटल्स, ठीक है? और यहाँ पर ये पहले जो ग्रीन पत्तियां थी, इनको क्या कहा जाता है? सीपल्स कहा जाता है। ये बात आपको पता है। कलेक्टिवली पीटल्स को क्या कहते हैं? कोरोला। और सीपल्स को कलेक्टिवली, जो ग्रीन पत्तियां, हरे रंग की पत्तियां हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कैलिक्स। इन्हीं के दरमियान जो चौथा पार्ट है, पहले वो बना देता हूँ, ओवरी। ये रही वो कैलिक्स, ये रहा। ये पूरा का पूरा क्या है? कैलिक्स है। और ये कौन सा पार्ट बन रहा है? गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर ये सॉरी हाँ, ये हो गया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये क्या कहलाता है? कार्पेल कहलाता है। सॉरी, नाम भूल गया था इसका। ये पूरा का पूरा जो है वो क्या कहलाता है? ये कार्पेल कहलाता है। और इसका ये टॉप पार्ट जो है ये स्टिग्मा कहलाता है। और ये जो लंबा पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टाइल। और ये नीचे ये जो सोइलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको ओवरी कहते हैं। ये जो पार्ट है गोल सा, बड़ा सा, और इसी ओवरी के अंदर क्या मौजूद है? एक या एक से ज़्यादा क्या मौजूद हैं? ओव्यूल्स मौजूद हैं। मैं 3 बना देता हूँ यहाँ पे, ये रहे। ये 3 ओव्यूल्स मैंने बना दिए, 6 ओव्यूल्स बना दिए टोटल। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर? तो ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये पूरा का पूरा तीनों मिलके क्या बने? ये इनको कलेक्टिवली आप क्या नाम देंगे? कार्पेल का। कार्पेल का, ये कार्पेल है। ठीक हो गया। अब चौथा पोर्शन जो कि तीसरा था, उसको मैं अब बना रहा हूँ। ये स्टिक्स आ गई, मैं सिर्फ 2 ही बनाऊंगा यहाँ पर। ये बड़ी सी स्टिक्स जो आपको नज़र आ रही हैं,
इसका ये पोर्शन एंथर कहलाता है और ये जो पोर्शन है ये फिलामेंट कहलाता है। ये टॉप वाला एंथर है, ये फिलामेंट है, यहाँ पर भी है। ये जो एक एंथर और एक फिलामेंट है इसको क्या कहते हैं? इसको स्टेमन कहते हैं। तो आपका टारगेट अगर स्पर्म है ना, तो स्पर्म को आपको लोकेट करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्लावर पे जाना पड़ेगा। फ्लावर पे जाने के बाद आपको उसके पहला पार्ट जो है वो कैलिक्स, इसके अंदर जाना पड़ेगा। दूसरा पार्ट करोला आपको मिलेगा कलर्ड वाला, इसके अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर जाके आपको ये स्टिक्स नज़र आएंगी, यानी कि स्टेमन्स। इन स्टेमन्स पे जाना पड़ेगा और स्टेमन्स के कौन से पार्ट पे जाना पड़ेगा? इस एंथर पे जाना पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये एंथर, यहाँ पे जाके आपको स्पर्म मिलेंगे। लेकिन अब क्या करें, ये मैं बड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये रहा एंथर। अब इस एंथर को अगर मैं खोलूंगा तो क्या इसके अंदर मुझे स्पर्म्स मिलेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ, इसको मैं जैसे कि सेब वगैरह हम काटते हैं ना, ऐसे इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यहाँ से जैसे मैं इसको यहाँ से यूँ काटता हूँ ऐसे, तो इसको भी ऐसे काटा जाएगा। ऐसे ये समझ लें, मैं इसको लंबा सा कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा काट रहे हैं इसको। ये ऊपर वाला पोर्शन आप साइड में कर दें, ठीक है, ये कट के अलग हो गया। और ये बाकी नीचे जो पोर्शन बचेगा इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे हम इसको काटेंगे यहाँ से, इस मार्कर को देखें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम इसको जब यूँ काटेंगे, बिल्कुल यूँ काट दिया, तो क्या हुआ, इसका जो टॉप पोर्शन आएगा, जैसे कि ये आ गया मेरे सामने इस मार्कर का ये, तो इसके आपको अंदर 4 रूम्स नज़र आएंगे। इसके अंदर यहाँ पर 4 रूम्स जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। ये रहे, इनको मैं और इस तरह से बना देता हूँ। ये 4 रूम्स बड़े लंबे लंबे होंगे, ठीक है। तो ये एंथर के अंदर ये 4 रूम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन 4 रूम्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। 4 रूम्स क्या कहते हैं इनको? माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम। क्लियर हो गई बात? तो एंथर के अंदर 4 पोर्शन बने हुए हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, मतलब 4 जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब मैं रूम नहीं कहूँगा, मैं इनको माइक्रोस्पोरेंजियम कहूँगा। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको बहुत सारे क्या नज़र आएंगे? सेल्स नज़र आएंगे। याद रहे, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बहुत सारे नहीं बनाऊँगा, सिर्फ 2-2 बनाऊँगा बड़े बड़े करके। ये जो आपको अंदर सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोसाइट। कल की वीडियो हमने यहीं तक ख़त्म की थी। इनको क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोसाइट। ये माइक्रोस्पोरोसाइट क्या हैं? ये सेल्स हैं, ये मत भूलिएगा। ये क्या हैं? ये सेल्स हैं। याद रहे, किसी चीज़ को जब मैं सेल कह रहा हूँ तो आपके जहन में फ़ौरन ये नक्शा आ जाना चाहिए। सेल का जो बेसिक नक्शा होता है वो क्या? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर, उसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है। ये बात मत भूलिएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सेल्स हैं जिनको माइक्रोस्पोरोसाइट कहा जाता है। कितने माइक्रोस्पोरोसाइट हैं? बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, इन 4 स्पोरेंजियम्स के अंदर, इन 4 रूम्स के अंदर। लेकिन हम जो है वो, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ हर स्पोरेंजियम में 2-2 माइक्रोस्पोरोसाइट बनाए हैं। इस पहले स्पोरेंजियम के अंदर भी 2 माइक्रोस्पोरोसाइट हैं, दूसरे वाले में भी 2 माइक्रोस्पोरोसाइट हैं, तीसरे वाले में भी, चौथे वाले में भी। इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम्स को हम नाम दे देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजियम को यहाँ लेके आने वाला हूँ। समझ में आ गई बात? तो ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर क्या मौजूद हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट मौजूद हैं, यानी कि सेल्स मौजूद हैं। इस तरह के सेल मेम्ब्रेन भी होगी, साइटोप्लाज्म भी, न्यूक्लियस भी।
इन्हीं माइक्रोस्पोरोसाइट को एक और नाम भी दिया जाता है, तो आप परेशान मत होइएगा, इनको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल इनको कहा जाता है। क्या ढूंढने जा रहे हैं हम स्पर्म ढूंढने जा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर से ये एक ए ले लेता हूं मैं, ये एक ए ले लिया मैंने, और इसके अंदर ये मैंने बड़े करके बना दिए। दो माइक्रोस्पोरोसाइट आपके सामने आ गए। अब यहाँ पर जब ये दो माइक्रोस्पोरोसाइट आपके सामने आ गए, यहाँ पर क्योंकि ये माइक्रोस्पोरोसाइट सेल है बिल्कुल इस तरह का। अब ज़रा आप सेल डिवीज़न के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल कर लीजिए। अगर सेल डिवीज़न का कॉन्सेप्ट आपके जहन में अभी नहीं आ रहा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर सेल डिवीज़न होगी, कौन सी सेल डिवीज़न होगी? मियोसिस वाली होगी। सेल डिवीज़न कौन सी सेल डिवीज़न होगी? यहाँ पर मियोसिस वाली होगी। याद है ना, मियोसिस वाले में इंसानों की मिसाल देके मैंने क्या समझाया था? जिसमें हाफ रह जाते हैं क्या? क्रोमोसोम नंबर, जिसमें हाफ रह जाते हैं। इंसानों में जब मियोसिस का प्रोसेस हुआ था तो उससे क्या हुआ था? 46 क्रोमोसोम्स से कितने हो गए थे? 23 क्रोमोसोम्स हो गए थे, हुए थे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमें नहीं पता अभी कि ये जो दो सेल हैं, ये जो दो माइक्रोस्पोरोसाइट हैं, या ये जो दो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, इनके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है। उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात का पता है कि यहाँ पर जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो इसमें अभी जितने भी क्रोमोसोम हैं, नए सेल जब बनेंगे इनसे, तो नए बनने वाले सेल्स में हाफ क्रोमोसोम होंगे इसके मुकाबले में। जैसे इंसानों में देखा था, सोमेटिक सेल्स में 46 थे और सेक्स सेल्स में 23 थे। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी अहम तरीन बात मियोसिस के हवाले से बात आप याद रख लें, पक्की। मियोसिस का प्रोसेस जब भी होता है इससे 4 सेल्स बनते हैं। हमेशा पक्का जहन में रख लीजिए, मियोसिस का प्रोसेस जब भी होता है इससे 4 सेल्स बनते हैं। तो ये 4 सेल जो है ये अभी बनाता हूँ मैं इसी के अंदर, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके। ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट है इससे भी 4 सेल बनेंगे। ये दूसरा वाला जो माइक्रोस्पोरोसाइट है इससे भी 4 सेल बनेंगे, ये बात मत भूलिएगा। इंटरेस्टिंग बात मियोसिस के हवाले से अब एक और बता दूं आपको, परेशान मत होइएगा। मियोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ये बाद में भी समझाऊंगा ज़रा तसल्ली से अलग वीडियो बना के इसके ऊपर। फ़िलहाल तो मोटी बातें याद रखें। मियोसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोम्स की तादाद तो आधी हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, सेल्स जो हैं एक सेल से 4 सेल बनते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात आप याद रख लें कि मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं। मियोसिस के कितने स्टेप्स होते हैं? 2 होते हैं। जो स्टेप नंबर 1 होता है वो असल में मियोसिस का होता है। मियोसिस का होता है? नहीं, मियोसिस का नहीं होता, बल्कि माइटोसिस का होता है। आप हैरान होंगे मेरी ये बात सुन के, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। मुझे ज़रा मिटा दूं, जगह की कमी पड़ रही है, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने कहा कि मियोसिस का प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। स्टेप नंबर 1 माइटोसिस का होता है। 2 स्टेप्स में मियोसिस का प्रोसेस होता है, और मियोसिस के प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 किसका होता है? माइटोसिस का। माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें सेल्स की तादाद बढ़ती है। पहली बात, कितनी बढ़ती है? इसमें 4 सेल नहीं बनते, बल्कि कितने बनते हैं? 2 सेल्स बनते हैं। तो मैं इसको ज़रा इसमें से एक जो है अभी ये एक माइक्रोस्पोरोसाइट यहाँ लेके आ रहा हूँ। अब इसमें मियोसिस का प्रोसेस तो होगा, और मियोसिस के प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 माइटोसिस का 2 सेल बनेंगे। अब सपोज करते हैं इंसानों को लेके, जिस तरह हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स से
और मियोसिस के प्रोसेस के बाद जो सेल बने थे उनमें कितने क्रोमोसोम बचे थे? 23 क्रोमोसोम थे। क्लियर है बात? अब यहाँ पर जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है तो इसमें सपोज करते हैं 46 क्रोमोसोम है, सपोज करते हैं 46 क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम्स 23 बाद में होंगे, क्योंकि पहले मियोसिस के प्रोसेस में जब माइटोसिस का स्टेप नंबर 1 हो रहा है और 2 सेल बनेंगे, तो ये मैं बना देता हूँ 2 सेल, ये देखें, लेकिन 2 सेल बाद में बनेंगे, पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, ये एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस होंगे। ठीक है भाई? ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 2 माइक्रोस्पोरोसाइट और एक माइक्रोस्पोरोसाइट को लेके मियोसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, और मियोसिस के प्रोसेस के अंदर पहले स्टेप नंबर 1 हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, आपके जो है वो 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं। जब ये 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, छोटा करके बना दूं, जब ये 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसी वक्त इन 2 न्यूक्लियस के गिर्द क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन भी बन जाएगी और साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इसी के अंदर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हुए, और 2 न्यूक्लियस जो हैं उनके क्या हुआ, उनके इर्द गिर्द अपना अपना साइटोप्लाज्म भी आया और अपना अपनी सेल मेम्ब्रेन भी आ गई। 3 पार्ट होते हैं ना सेल के, तो ये बन गए माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर, ये बन गए 2 सेल, मियोसिस का स्टेप नंबर 1। अब ये बात याद रखनी है कि ये एक सेल से जो 2 सेल अब बने हैं, ये डुप्लीकेट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये डुप्लीकेट होते हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। पीछे आ जाएं, सपोज करते हैं इसके अंदर भी, इस माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर भी जो न्यूक्लियस है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। अब सोचने की बात है, 46 क्रोमोसोम ही हैं, तो आगे जो 2 नए सेल बने हैं, तो हर सेल के अंदर 46, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? ये तभी मुमकिन है अगर यहाँ पर इन 46 क्रोमोसोम्स की कॉपी हो गई हो एक और, जैसे फोटो स्टेट कॉपी होती है ना, तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स जो हैं इनकी एक कॉपी और बन जाएगी। तो इस तरह से ये कितने हो जाएंगे? 46 प्लस 46 हो गए। ये 46 क्रोमोसोम जो हैं ये इस एक सेल में चले गए कॉपी होने के बाद, और ये दूसरे 46 क्रोमोसोम ये दूसरे सेल में चले गए। क्लियर हो गई ये बात? इस तरह से ये जो 2 नए सेल बने हैं, इनके न्यूक्लियस के अंदर अब कितने कितने क्रोमोसोम हैं? 46। फिर बता रहा हूं, इंसानों की मिसाल देके समझा रहा हूं। माइक्रोस्पोरोसाइट में मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, मियोसिस के प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 माइटोसिस का हो रहा है, और 2 सेल बन गए। इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम। अब जो स्टेप नंबर 2 होगा, स्टेप नंबर 2 होगा, ये होगा असल में मियोसिस का, मियोसिस। अब होगा मियोसिस का प्रोसेस, पूरा का पूरा चल मियोसिस का प्रोसेस ही रहा है। जरा इस बात को समझिएगा, मियोसिस के प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 माइटोसिस, 2 सेल बन गए। अब ये 2 सेल जो है फर्दर आगे 2 नए सेल में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से कि इससे जो दो नए सेल बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 23 होगी, इसमें जो नए क्रोमोसोम बनेंगे उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? 23 होगी। ये बात याद रखिए। और देखें, शुरू से मैं एक बात याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इंसान हूँ भाई, गलती तो हो सकती है ना। अब मुझे ये बात याद नहीं आ रही, रियली सॉरी। मैं वीडियो एडिट वगैरह नहीं करता, ये पहले ही बता दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वीडियो एडिट करने का, मैं यहाँ भूल गया हूँ। कमेंट्स में ज़रा क्लियर कर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि मियोसिस के प्रोसेस के अंदर पहले माइटोसिस होता है फिर मियोसिस होता है, या पहले मियोसिस होता है फिर माइटोसिस होता है। ये बात मुझे याद नहीं आ रही, ये बात मुझे याद नहीं आ रही, हकीकत बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, रियली सॉरी। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा,
देखने के बाद, ठीक है। लेकिन आगे पीछे स्टेप होते हैं, ये बात याद रखें। या तो पहले माइटोसिस होगा फिर मियोसिस, या पहले मियोसिस होगा फिर माइटोसिस होगा। तो जहन पर टेंशन मत लीजिएगा। बहरहाल स्टेप नंबर 1 में मेरी सपोजिशन के मुताबिक माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा है और दो सेल जो है वो बन चुके हैं। अब इनसे आगे जो दो सेल बनेंगे, अगली पिक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। अब इससे 2 सेल बनेंगे और इससे भी 2 सेल बनेंगे। ये 4 जो नए सेल बने हैं अभी, 2 इससे आए हैं और 2 इससे आए हैं। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 23। इसमें कितने हैं? 23। इसमें कितने हैं? 23 क्रोमोसोम। इसमें कितने हैं? 23 क्रोमोसोम। इस तरह फाइनली 4 सेल अब बने हैं पूरे के पूरे मियोसिस के प्रोसेस के दौरान। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? आगे चलें। तो यहाँ पर हम जो थे एंथर के अंदर, ये जो पोर्शन है हमारा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर जो 2 माइक्रोस्पोरोसाइट हैं, इसमें से एक माइक्रोस्पोरोसाइट को लेके हमने मियोसिस का प्रोसेस किया, जिसमें स्टेप नंबर 1 में माइटोसिस हुआ, 2 सेल बने, और फिर स्टेप नंबर 2 में मियोसिस हुआ, 2 से 4 बने, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। अब ज़रा मुझे सोच के बताइए, पहले स्टेप, अब अपनी मेमोरी को ज़रा रिकॉल करें। माइटोसिस का जो प्रोसेस हुआ स्टेप नंबर 1 में, इसके अंदर ये जो सेल बने हैं ये क्या कहलाएंगे? जिनमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम डिप्लॉइड सेल्स कहेंगे या हैप्लॉइड सेल्स कहेंगे? एग्जैक्टली इनको हम कहेंगे डिप्लॉइड सेल्स। और जब इन्हीं से आगे 4 सेल बने जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो गई, तो ये चारों के चारों सेल्स क्या कहलाएंगे? ये हैप्लॉइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हैप्लॉइड सेल्स, जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो हाफ है। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो इस एंथर के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें 2 माइक्रोस्पोरोसाइट, उसमें से एक माइक्रोस्पोरोसाइट को हम लेके आगे चले हैं, और यहाँ पर ये एक माइक्रोस्पोरोसाइट से ये 4 जो बने हैं सेल, ये 4 सेल जो बने हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए ये 4 सेल कौन से हैं। ये 4 सेल ये वाले हैं, ये वाले, ये जो हमने बनाए, ये हैं वो 4 सेल, ये रहे। इसी तरह ये दूसरा माइक्रोस्पोरोसाइट है, इससे ये जो 4 सेल बने हैं ये भी इसी तरह बनेंगे। इसी तरह इसी दूसरे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो 2 माइक्रोस्पोरोसाइट हैं उनसे भी क्या होगा? एक माइक्रोस्पोरोसाइट से 4 सेल बनेंगे, दूसरे माइक्रोस्पोरोसाइट से 4 सेल बनेंगे, फिर तीसरा माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें एक माइक्रोस्पोरोसाइट है, इससे भी 4 सेल बनेंगे, दूसरा माइक्रोस्पोरोसाइट है, इससे भी 4 सेल बनेंगे, और जो चौथा माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके भी एक माइक्रोस्पोरोसाइट से 4 सेल बनेंगे, और दूसरे वाले से भी क्या बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। अब मैं ज़रा इसकी करंट पोजीशन आपको दिखा दूं इस एंथर की। अब जो पोजीशन इसकी बनेगी ये मुझे मिटाना पड़ेगी। अब मैं इस एंथर को आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये बड़ा करके मैंने आपको दिखा दी। ये चारों इसके माइक्रोस्पोरेंजियम दिखा दिए। यहाँ से एक माइक्रोस्पोरोसाइट से कितने सेल बनेंगे? 4। ठीक है, 1 2 3 4। दूसरे से कितने बनेंगे? 1 2 3 4। तीसरे से 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इस वाले में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर हो गई बात? ये पोजीशन है अभी इस एंथर की। ठीक है, ये पोजीशन है। ये जो सेल्स बने हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे जो सेल्स अब बने हैं, आप 4 4 4 4 4, ये जितने सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन सेल्स को कहा जाता है माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स। तो कितने सारे माइक्रोस्पोर्स हो गए इस चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर?
हमने सिर्फ दो को केस स्टडी के तौर पे लिया था। क्लियर हो गई ये बात? ये सारे माइक्रोस्पोर्स हो गए। अब माइक्रोस्पोर है तो सेल ना, ये मत भूलिएगा। ये सारे माइक्रोस्पोर्स हैं लेकिन है तो सेल ना। सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा ना। ये रहा एक न्यूक्लियस, 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 सबके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा। अब अगला स्टेप जो है वो हमारे टारगेट की तरफ जाने वाला है, स्पर्म की तरफ। ठीक है, आखिर में इसको समराइज़ भी करूँगा सारे को। ये इसका भी न्यूक्लियस, 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 सबका न्यूक्लियस हो। यहाँ मैं जगह बनाता हूँ। मियोसिस का प्रोसेस एक ही दफ़ा होता है, ये बात मैंने बताई थी आपको। अब इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा, दोबारा माइटोसिस का प्रोसेस होगा। दोबारा माइटोसिस का प्रोसेस होगा। याद है, माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर 1 से 2 सेल बनते हैं, लेकिन वो 1 से 2 सेल बाद में बनते हैं। पहले उस एक सेल का जो एक न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो इनकी अब मौजूदा पोजीशन देख लीजिएगा ज़रा। माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ये सेल हैं सारे के सारे, क्या नाम है इनका, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से अब ये 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। मैं बना रहा हूँ, ये रहा एक न्यूक्लियस, ये रहा दूसरा न्यूक्लियस, ये रहा एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस। इतने काफ़ी हैं, बाकी सब में बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क देख रहे हैं आप? यहाँ से स्टेमन, स्टेमन एंथर, एंथर के 4 पोर्शन, माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर मियोसिस का प्रोसेस, मियोसिस के प्रोसेस के अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स का बनना, और 4 माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो उनके अंदर फर्दर माइटोसिस का प्रोसेस होके एक एक न्यूक्लियस का और बन जाना। नज़दीक पहुंच गए आप बहुत ज़्यादा। अब यहां से इस एक को ले लेता हूं मैं। अब ज़रा देखिएगा, इस एक को मैं ले लेता हूं। एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा न्यूक्लियस ये रहा। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर पूरा का पूरा क्या है? ये माइक्रोस्पोर। एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा न्यूक्लियस ये रहा। सिर्फ न्यूक्लियस अकेला क्या सेल कहला सकता है? नहीं। आप ये मुझे कह सकते हैं, इसको ज़रा समझना है। अब सारा गेम इसी के ऊपर है, सब गेम इसके ऊपर है, इस माइक्रोस्पोर के ऊपर जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। ये माइक्रोस्पोर सेल है, इस बात को समझिएगा। ये पूरा का पूरा माइक्रोस्पोर क्या है? सेल है। लेकिन ऐसा सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, ऐसा सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। अब इनमें से एक जो न्यूक्लियस है नीचे वाला, इसके गिर्द क्या बन जाएगी? इसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। सेल के, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को मत भूलिएगा। सेल के बेसिक स्ट्रक्चर में पहले न्यूक्लियस आता है, फिर साइटोप्लाज्म आता है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये देखें यहाँ पर ये एक सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब ये माइक्रोस्पोर जो कि सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस थे, और इसी के अंदर अंदर वाले न्यूक्लियस के गिर्द अगर एक और सेल मेम्ब्रेन इस तरह से बन गई है, तो ये क्या बन गया? इसका मतलब ये यहाँ पे 2 सेल हो गए, 2 सेल हो गए। ध्यान से बात सुनिएगा। एक तो पूरा का पूरा ये बड़ा सेल, बिग सेल, पूरा का पूरा बड़ा सेल, बिग सेल, और इस बड़े सेल के अंदर एक छोटा सेल, ये रहा।
स्मॉल सेल, स्मॉल सेल। क्लियर हो गई बात? ये काम सिर्फ अकेले इस माइक्रोस्पोर में नहीं हो रहा, इस एंथर के अंदर, बल्कि जितने माइक्रोस्पोर्स हैं सब में ये काम हो रहा है। सब में एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन रहे हैं माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। और इसी तरह जो नीचे वाला न्यूक्लियस है उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, सबके गिर्द ये पोजीशन बनेगी, ये सबके साथ ये होगा। ये एंथर के अंदर हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। क्लियर हो गई ये बात? अब ये जब ये पोजीशन बन जाएगी तो आपको पता है कि अब हम इसको माइक्रोस्पोर नहीं कहेंगे जी। अब ये माइक्रोस्पोर नहीं कहलाएगा इस पोजीशन में आने के बाद, अब ये कहलाएगा पॉलन ग्रेन। क्या कहलाएगा? पॉलन ग्रेन कहलाएगा। हाँ, अब नज़दीक नज़दीक आने ना, जिन बच्चों की थोड़ी अच्छी ग्रिप होगी वो तो फ़ौरन बोलेंगे कि हाँ सर अब कुछ बात बन रही है। पॉलन ग्रेन तक हम किसी ना किसी तरह पहुंच गए। आप देखें पॉलन ग्रेन तक आप कैसे पहुंचें। अगर मैं कहूँ कि पॉलन ग्रेन बन गया ये पूरा का पूरा, तो आप पॉलन ग्रेन तक पहुँचे कैसे हैं? आप प्लांट पे गए हैं, प्लांट के बाद आप फ्लावर में गए हैं, फ्लावर के बाद आप जो है एंड्रोशियम में गए हैं, एंड्रोशियम में से आपने एक स्टेमन को लिया है, उस स्टेमन के आपने एंथर जो है उसको कट किया है, उसके 4 पोर्शन देखे हैं, 4 पोर्शन यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, उनके अंदर आपको जो है वो ये पॉलन ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन कब? ऐसे नज़र नहीं आ रहे, उससे पहले इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर क्या हुआ? इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर पहले क्या था? माइक्रोस्पोरोसाइट थे, जिनमें मियोसिस का प्रोसेस हुआ। मियोसिस के प्रोसेस में पहले माइटोसिस हुआ, फिर मियोसिस हुआ, और एक माइक्रोस्पोरोसाइट 4 माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हुआ। 4 माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होने के बाद हर माइक्रोस्पोर के अंदर जो एक सेल है उससे 2 सेल हुए। 2 सेल होने के बाद उसके 2 न्यूक्लियस हुए, 2 सेल नहीं हुए, 2 न्यूक्लियस बन गए। 2 न्यूक्लियस बनने के बाद एक न्यूक्लियस के गिर्द उसके अंदर ही क्या बन गया? सेल मेम्ब्रेन बन गई। और अब ये कलेक्टिवली, जो कि पहले माइक्रोस्पोर कहलाता था, अब क्या कहलाया? पॉलन ग्रेन कहलाया। तो पॉलन ग्रेन तक तो हम पहुंच गए हैं। अब इसके अंदर जाके हमें देखना है कि स्पर्म जो है वो कहाँ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर पॉलन ग्रेन। अब मुझे थोड़ा जगह चाहिए और तो हम जो है इस पॉलन ग्रेन तक पहुंच गए हैं। एक ये रहा न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन। ये बड़ा सेल है, इसके अंदर एक छोटा सेल है। ये बड़े सेल का न्यूक्लियस, ये छोटे सेल का न्यूक्लियस। अब ज़रा इस पॉलन ग्रेन के 2 पोर्शंस को समझ लीजिए। ये बाद में भी देख लेंगे, भले जो है वो बाद वाला पोर्शन इसको छोड़ें। ये जो पूरा का पूरा सेल है, ये बिग सेल है, इसका नाम क्या है? ये जो पूरा का पूरा बड़ा सेल है जिसने छोटे सेल को रखा हुआ है, और ये दोनों सेल मिलके पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। कलेक्टिवली पूरा का पूरा ये पॉलन ग्रेन बनता है। इसमें जो ये बिग सेल है इसको पॉलन ट्यूब सेल कहा जाता है। पॉलन ट्यूब सेल क्या कहा जाता है इसको? पॉलन ट्यूब सेल जो है इसको कहा जाता है। ठीक है भाई। और इसका एक और नाम भी है, क्योंकि एक चीज़ के 2-3 नाम होते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसको वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल ये भी इसको कहा जाता है, इस बड़े सेल को। इसी मुनासबत से इस बड़े सेल का जो न्यूक्लियस है इसको पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है। पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, या इसको और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस।
क्लियर हो गई ये बात। अब ये स्मॉल सेल जो है, स्मॉल सेल जो है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। इसको हम क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल। और इसका जो न्यूक्लियस है ये, इसको क्या कहते हैं? जेनरेटिव न्यूक्लियस। जेनरेटिव न्यूक्लियस। जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब ज़रा कार्पेल की तरफ चलें, क्योंकि जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे ना आप, तो अभी आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। कार्पेल की तरफ चलते हैं। ये रहा स्टिग्मा, ये इसकी ओवरी, इसके अंदर ये रहा ओव्यूल। ये पूरा का पूरा एंथर बस्ट हो जाता है, बस्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा एंथर क्या होता है? बस्ट हो जाता है, फट जाता है और हवा में रिलीज़ हो जाते हैं। क्या? पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। सपोज़ करते हैं कि ये एक पॉलन ग्रेन यहाँ से निकला, पॉलन ग्रेन की ये पोजीशन है, आप ये ज़रा याद रखिएगा, यहाँ पर भी बना देता हूँ। यही पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ यहाँ आ रहा है और कहाँ लैंड कर रहा है ये पॉलन ग्रेन? ये इस स्टिग्मा पे, कार्पेल के इस स्टिग्मा के ऊपर ये लैंड कर रहा है। जैसे ही ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करेगा, ये मत भूलिएगा कि ये बड़ा सेल जो है वो क्या कहलाता है? पॉलन ट्यूब सेल कहलाता है, और इसको वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। ये यहाँ से, अब इसको थोड़ा सा पॉलन ग्रेन को उल्टा करते हैं, ठीक है? ये नीचे वाला थोड़ा सा उल्टा करते हैं, इसको यूँ करते हैं ऐसे, ताकि आसानी हो जाएगी सर। ठीक है। अब जैसे ही ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी। अब मैं ट्यूब बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये ट्यूब निकली। ये ट्यूब किसने बनाई? अंदर जो छोटा सेल है, स्मॉल सेल है, इसको क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल। क्या इस जेनरेटिव सेल ने ये ट्यूब बनाई? नहीं। किसने बनाई? बड़े सेल ने, जिसको हम पॉलन ट्यूब सेल कहते हैं। ये ट्यूब उसने बनाई यहाँ से। और जब ये ट्यूब बन गई, इस ट्यूब को क्या नाम देंगे? इसको पॉलन ट्यूब कहेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे। जब ये ट्यूब बन जाएगी तो फिर क्या होगा? ये जो छोटा वाला सेल है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। ये छोटा वाला सेल, इसका सेल मेम्ब्रेन यहाँ से फट जाएगा और इसका न्यूक्लियस यहाँ से नीचे आएगा। ये आ रहा है, ज़रा जूम करके देखिएगा, ये आ रहा है यहाँ से यहाँ, फिर ये आगे आएगा और इसी पॉलन ट्यूब में सफ़र करते हुए इसी न्यूक्लियस में दोबारा माइटोसिस का प्रोसेस होके ये दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। माइटोसिस का प्रोसेस होगा और ये क्या हो जाएगा? ये देखें, मैं बना रहा हूँ, ये दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। सफ़र के दौरान ही ये एक और ये दूसरा, ये जो दो न्यूक्लियस हैं, ये दो न्यूक्लियस जो हैं, दो न्यूक्लियस हैं, पता है इन दो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? इनको स्पर्म्स कहते हैं। तो ये जो दो न्यूक्लियस हैं इस वक्त अब क्या कहलाएंगे? ये दो स्पर्म्स कहलाएंगे। और यही दो स्पर्म्स, ये जो ट्यूब आगे जा रही है, ट्यूब पता है कहाँ जाएगी? ये क्या याद आया? ये वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स हैं। हर वैक्यूल के साथ एक ओपनिंग है, एक होल बना हुआ है, एक होल बना हुआ है। ये ट्यूब नीचे जाके उस होल से कनेक्ट हो जाएगी।
हर वैक्यूल में होल बना हुआ है। इस होल को कहा जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। तो ये ट्यूब जो बन रही है पोलन ट्यूब, ये जाके सीधी किसके अंदर घुस जाएगी, जाके ये पोलन ट्यूब इस वैक्यूल के इस होल में अंदर चली जाएगी, इससे अंदर चली जाएगी। और ये दोनों स्पर्म्स क्या करेंगे, दोनों स्पर्म्स आगे इसके अंदर आ जाएंगे। जहाँ पर यहाँ पर इसको रोकते हैं, अभी यहाँ पर इसको रोकते हैं। यहीं से हम अपना जो है पार्ट 9 शुरू करेंगे। ये मत भूलिएगा कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये दोनों स्पर्म्स यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। दोनों स्पर्म्स जो हैं अब पहुँच गए कहाँ पर, वैक्यूल के अंदर पहुँच गए हैं। अब यहाँ से आगे ये हम कार्पेल वाला जो पोर्शन है ओवरी के अंदर, वैक्यूल के अंदर आखिर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या मौजूद है। हमारा अगला टारगेट जो है वो अब स्पर्म्स नहीं है, आपको स्पर्म्स का पता चल गया। हमारा अगला टारगेट है ओव्यूम। और हमारा जहन ये काम करता है इतना कि अगर स्पर्म्स यहाँ पर इस वैक्यूल के अंदर जा रहे हैं दोनों स्पर्म्स, तो यकीनन यहीं पर ओव्यूम को होना चाहिए। बिल्कुल ओव्यूम मौजूद है। और ये स्पर्म और ओव्यूम जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और उसके साथ साथ क्या बनेगा, एंडोस्पर्म और सीड कोड, पूरा सीड बन जाएगा इसी ओवरी के अंदर, इसी वैक्यूल की, सॉरी वैक्यूल कह रहा हूँ इसको, ओव्यूल, ओव्यूल थक गया भाई थोड़ा, सॉरी वैक्यूल कह रहा हूँ इसको, ओव्यूल। तो यही ओव्यूल पूरा का पूरा बाद में जाके सीड बनेगा। अगला टॉपिक हमारा ये है। मिस्टेक्स हो गई हैं कुछ, मुझे अंदाज़ा है इस बात का भाई, लेकिन बंदा बशर है, माफ़ कर दीजिएगा। ख़ास तौर पर मियोसिस के प्रोसेस जो मैंने 2 स्टेप बताए हैं, माइटोसिस पहला या बाद में मियोसिस, ठीक है, तो इस पे माफ़ कर दीजिएगा। मैं करेक्शन करके डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।